Hello everyone, welcome back to my channel. In the previous two lectures, we have discussed about the preference shares. फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस किया था कि प्रेफरेंस शेयर्स होते क्या हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है. देन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के. टू कंटेक्स्ट में पढ़े थे, कंपनी के एंड आपके इन्वेस्टर्स को क्या एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है. और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या है प्रेफरेंस शेयर्स के. देखो सेम जैसे हम एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं टू कंटेक्स्ट में कि कंपनी को क्या बेनिफिट है और इन्वेस्टर्स को, सिमिलर मैनर में हम ये डिस्कस करेंगे कि कंपनी को क्या डिसएडवांटेजेस है प्रेफरेंस शेयर से और इन्वेस्टर्स को क्या डिसएडवांटेजेस होता है प्रेफरेंस शेयर से, ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट. डिसएडवांटेजेस टू द कंपनी. फर्स्ट आता है आपका हाई कॉस्ट ऑफ फंड्स. देखो इट इज अ कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस एज कंपेयर टू डेट. अगर डेट से कंपैरिजन किया जाए तो इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों ही बहुत कॉस्टली होते हैं. रीजन क्या है कि जो इनके ऊपर डिविडेंड दिया जाता है ना, वो नॉट डिडक्टेबल एक्सपेंस है. देखो जब आप डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं ना, तो जो वो इंटरेस्ट का अमाउंट है ना, वो आपका जब आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं उसमें से वो आप माइनस कर देते हैं, एक्सपेंस की तरह ट्रीट होता है वो, ठीक है. बट जब आप डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड कभी भी आपका टैक्सेबल नहीं, डिडक्टेबल नहीं होता, ठीक है. डिडक्टेबल एक्सपेंस नहीं होने के कारण इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. चलो एक बार पढ़ते हैं. इट इज अ कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस एज कंपेयर टू डेट्स बिकॉज द प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट अ डिडक्टेबल एक्सपेंस फ्रॉम द प्रॉफिट्स व्हाइल कैलकुलेटिंग टैक्स, वेयरएज इंटरेस्ट इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस. हालांकि अगर बात करें इंटरेस्ट की, जो डिबेंचर्स पे दिया जाता है वो कहीं ना कहीं आपका डिडक्टेबल एक्सपेंस माना जाता है. As a result, the cost of financing through preference shares is almost twice that of financing by way of debt. सेकेंड वन इज परमानेंट बर्डन ऑफ डिविडेंड. देखो कहीं ना कहीं प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने का एक परमानेंट बर्डन बना रहता है कंपनी के ऊपर, ठीक है. क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि फिक्स्ड रेट पे देना ही देना है, कि सपोज 10% देना ही देना है, 4 है तो 4% देना ही देना है. तो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए फिक्स्ड बर्डन बना रहता है एक डिविडेंड का, ठीक है. प्रेफरेंस डिविडेंड इज अ परमानेंट बर्डन ऑन द कंपनी इन द सेंस दैट इट हैज टू बी पेड एट अ फिक्स्ड रेट एवरी ईयर. Although there is no legal obligation to pay preference dividends, they may have to be paid because of their cumulative nature. अगर देखो प्रेफरेंस आपके क्यूमुलेटिव नेचर के हैं तो आपको पे करना ही करना पड़ता है, बट अगर नहीं है तो ऐसा कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता कंपनी पे कि इनको पे करना ही करना पड़ेगा. ये कंपनी की खुद के डिसीजंस होते हैं कि वेदर दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स एज अ डिविडेंड और दे वांट टू रिटेन एज अ फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है. नॉन पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड कैन एडवर्सली अफेक्ट द इमेज ऑफ द कंपनी. हाँ, हम देते इसलिए कि कंपनी की इमेज पर कोई बात ना आए, कंपनी की इमेज पर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े. सिंस इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन नॉट बी पेड एनी डिविडेंड्स अनलेस द एरियाज ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड्स हैव बीन क्लियर. हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि इक्विटी को कभी भी कोई भी डिविडेंड नहीं दिया जाएगा तब तक अगर आपके प्रेफरेंस का कोई भी डिविडेंड क्लेम बचा है, कोई आउटस्टैंडिंग है, कोई ड्यू पड़ा है, तब तक आप इक्विटी को कुछ भी पे नहीं करेंगे, ठीक है. देखो ऑब्लिगेशन तो प्रेफरेंस को पे करने की भी नहीं होती, कोई लीगल एक्शन नहीं होगा, बट कंपनी की एक इमेज बनाने के लिए, कंपनी की जो शेयर्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू को एनहांस करने के लिए आप डिविडेंड पे करते रहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका फियर ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल. देयर इज सम fear of sharing control with the preference shareholders in the event of the non-payment of preference dividend for a specified period. देखो अगर आपने कंपनी में इशू कर रखे हैं प्रेफरेंस शेयर्स, राइट, तो कहीं ना कहीं इक्विटी वालों को कंट्रोल को शेयर करना पड़ रहा है. पहले वो इंडिविजुअल ऑनर्स होते थे, बट अब कहीं ना कहीं उनको अपना कंट्रोल शेयर करना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के साथ अगर वो नॉन पेमेंट करते हैं. मतलब इन द इवेंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर आपने डिविडेंड नहीं दिया ना किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो वो आपकी कंट्रोलिंग पावर में मतलब इंटरफेयर करना स्टार्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट वन इज हार्मफुल इन केस ऑफ लो अर्निंग्स. देखो प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो बट ऑफ कोर्स है कि आपके डिविडेंड का रेट भी हाई होगा, बट अगर कंपनी के प्रॉफिट से लो है तो कंपनी डिविडेंड का जो रेट है वो भी आपको अच्छा नहीं देगी, कम देगी. इफ द कंपनीज आफ्टर टैक्स रेट ऑफ अर्निंग इज लेस देन द रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, द कंपनी विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. देखो कंपनी के व्यू पॉइंट से अगर बात किया जाए तो अगर हम बात करते हैं कि कंपनी का जो अर्निंग आफ्टर टैक्स होगी अगर वो लेस है एज कंपेयर टू द रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड. सपोज आपका प्रेफरेंस डिविडेंड बन रहा है 10,000, ठीक है, और आपकी इनकम हो रही है 8,000, तो आपको जो ये लॉस हो रहा है ना, तो उस केस में आप अपना कोई भी बेनिफिट नहीं ले पाएंगे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का, एंड द रिटर्न्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स विल बी रिड्यूस्ड. ऑब्वियस है, जब आप प्रेफरेंस का ही डिविडेंड पे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इक्विटी के लिए तो डिविडेंड आपके कम होंगे ही होंगे ना, ऑफ कोर्स.
तो ये तो थे आपके डिसएडवांटेजेस टू द कंपनी। हाई कॉस्ट ऑफ फंड्स है, परमानेंट बर्डन बना रहता है एक डिविडेंड का, फियर ऑफ लॉस है कंट्रोल का, हार्मफुल इन केस ऑफ लो अर्निंग्स। ठीक है, अब आते हैं डिसएडवांटेजेस टू द इन्वेस्टर्स। फर्स्ट आपका नो सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि आपकी जो पेमेंट है डिविडेंड की वो सर्टेन है, सर्टेन नहीं होती, हालांकि रेट फिक्स होता है बट ये नहीं है कि आपको रेगुलर मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, ऑल्दो द रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज फिक्स्ड बट दे डू नॉट हैव द पावर टू फोर्स द कंपनी टू पे डिविडेंड्स। डायरेक्टर्स कैन पोस्टपोन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इवन इफ देयर आर एडिक्वेट प्रॉफिट्स। ये डायरेक्टर्स की डिसीजंस होते हैं, उनका डिस्क्रिशन होता है कि वो चाहे तो एडिक्वेट प्रॉफिट्स होने के बावजूद भी डिविडेंड को रोक सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया कि नो सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। सेकेंड वन इज नो राइट टू वोट। जनरली ये देखा जाता है प्रेफरेंस शेयर्स हैव नो राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑन द जनरल मैटर्स ऑफ द कंपनी, hence they cannot participate in the management of the company। जब उनके पास कोई वोटिंग राइट ही नहीं है तो वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है नो राइट टू पार्टिसिपेट इन द इंक्रीज्ड अर्निंग्स। अगर हम बात करें इंक्रीज्ड अर्निंग्स की तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर पेड डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट and usually have no right to participate in the increased earnings even if the company has earned extraordinary profits। देखो उनका रेट फिक्स है, सपोज मैं बोलती हूँ 10% तो 10% ही मिलेगा। अगर कई बार इनकम ज़्यादा हो जाती है तो ऐसा नहीं कि उनको 20 दिया जाएगा, जैसे इक्विटी को होता है ना कि रेजिडुअल इनकम अगर ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा डिविडेंड दिया जा रहा है, अगर रेजिडुअल इनकम कम है तो उनको लो दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होता क्योंकि इनको फिक्स्ड रेट पर डिविडेंड दिया जाता है, दैट्स वाई यूजुअली दे हैव नो राइट टू पार्टिसिपेट इन द इंक्रीज्ड अर्निंग्स। क्लियर? चलो नेक्स्ट आता है आपका नो सर्टेनिटी ऑफ रिडम्पशन। देखो क्या कहते हैं, क्वाइट ऑफन द प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट रिटायर्ड ऑन देयर मेच्योरिटी। जो भी उनकी मेच्योरिटी डेट होगी उस पर रिडीम नहीं होते जनरली। दिस इज बिकॉज देयर आर नो सीरियस पेनल्टीज फॉर नॉट रिडीमिंग देम ऑन ड्यू डेट्स। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर आप रिडीम नहीं करते हैं या आप डिले हो जाते हैं तो एज सच कोई भी आपके ऊपर पेनल्टीज इंपोज नहीं होती हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर क्या था आपका डिसएडवांटेजेस पर कि प्रेफरेंस शेयर्स के क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं कंपनी को एंड या फिर इन्वेस्टर्स को। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे।